मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा माधव ITI सतना में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है। और आज देखते हैं स्टार्टर के प्रकार। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टर के प्रकार पढ़ा था। DOL स्टार्टर हमने पढ़ लिया था और स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ लिए थे पूरी तरह से और उनका डिफरेंस भी देख लिए थे। अब देखिए तीसरा टाइप है हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो है वो वाउंड रोटर मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। इसका देखिए सर्किट डायग्राम, ये यहाँ पर देखिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं। ये हमारी इंडक्शन मोटर है। थर्मल ओवरलोड रिले लगाया गया है। ठीक है, NVC है और ये ICTP स्विच है। ये हमारा मोटर का स्टेटर है और इधर ऊपर साइड जो है मोटर का रोटर है। रोटर में 3 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर नाम दिया गया है। यानी इसमें मोटर के रोटर में 3 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह स्टार्टर केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संरचना में अगर इसमें देखें तो सबसे पहले एक DOL स्टार्टर होता है। यहाँ पर एक DOL स्टार्टर लगा रहता है। इसके अलावा 3 फेज रोटर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। फिर है NC रिहोस्टेट स्विच और NO रिहोस्टेट स्विच। ओके, तो इतना ये 4 चीज़ें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में लगी रहती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये काम कैसे करता है। तो स्टार्टिंग के समय तीनों रेजिस्टेंस तीनों फेज के सीरीज में होते हैं। जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो ये जो तीनों रोटर रेजिस्टेंस हैं तीनों ही फेज के सीरीज में लगे होते हैं। इस प्रकार रोटर रेजिस्टेंस हाई होता है। यहाँ पर रोटर का रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमारा RT अगर हम फाइंड करते हैं तो R1 + R2 + R3, यानी जितने रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उन सभी को टोटल कर देते हैं। तो इस तरह हमारा सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकल आता है। तो यहाँ पर जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है इसमें स्टार्टिंग के समय रोटर रेजिस्टेंस हाई होता है और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टार्टिंग टार्क। तो इस तरह रेजिस्टेंस के हाई होने से स्टार्टिंग टार्क का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर देखिए वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पर काम कैसे करती है यहाँ पर मोटर। तो जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है रिहोस्टेट को हैंडल के द्वारा घटा दिया जाता है और जब मोटर अपनी फुल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो वहाँ से रोटर का मान पूरी तरह से, रोटर रेजिस्टेंस का मान पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रिहोस्टेट में एक NO स्विच लगा रहता है तथा एक नॉर्मली क्लोज यानी NC स्विच लगा रहता है। ठीक है, और जो आपका NO पुश बटन है वो स्विच को तब तक ऑन नहीं होने देता है जब तक कि रिहोस्टेट का हैंडल फुल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट से कनेक्ट नहीं कर देता है। यानी यहाँ पर जो हमारा NO बटन है उसका काम क्या है कि जब तक ये रोटर रेजिस्टेंस तीनों पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये
ऑन नहीं होने देता है। ठीक है, फिर इसी तरह जो हमारा NC नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, NC है, तो वह सर्किट में इस प्रकार लगाया जाता है कि वह प्रतिरोध के परिपथ से बाहर होने की स्थिति में रोटर वाइंडिंग में विद्युत सप्लाई नहीं पहुंचने देता है। यदि ये रोटर रेजिस्टेंस सर्किट से हट जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका सप्लाई नहीं पहुंचने देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाइंडिंग ना चले यहाँ पर मोटर की। ठीक है, फिर इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को प्रचालित करने के लिए NO पुश बटन A को तब तक दबाए रखना पड़ता है जब तक कि हैंडल के द्वारा रेहोस्टेट प्रतिरोध रोटर परिपथ से संयोजित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, मोटर को NC पुश बटन के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों रोटर रेजिस्टेंस को परिपथ में पहले ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही मोटर चालू करते हैं और इस पुश बटन को नॉर्मली ओपन को क्या करते हैं, तब तक पुश किए रहते हैं जब तक कि ये तीनों परिपथ में कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, एक नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो इन तीनों प्रतिरोधों को परिपथ से पूरी तरह हटा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इस तरह से NO पुश बटन है, इसके द्वारा मोटर को चालू किया जाता है, और ये NC नॉर्मली क्लोज्ड है, इसके द्वारा मोटर को बंद कर दिया जाता है। थर्मल ओवरलोड कंट्रोल रिले है, इसके द्वारा ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इस प्रकार से यह स्टार्टर मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है, इसी का टाइप्स है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यानी ऐसा स्टार्टर जिसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम करके सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेप डाउन करना या स्टेप अप करना, दोनों ही काम ट्रांसफार्मर के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन के लिए, यह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के लिए किया गया है। वोल्टेज का मान घटाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सप्लाई जैसे ही यानी मोटर को चालू करते हैं तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा मोटर को सप्लाई यानी वोल्टेज का मान कम मिलता है, और जैसे ही मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो फुल सप्लाई वोल्टेज मोटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। ये देखिए, इसका सर्किट डायग्राम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 3 फेज हैं, L1, L2, L3। ये ICTP स्विच है, और यहाँ पर तीनों फेज में एक एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। ठीक है, और ये इस तरह से 6 हमारे कॉन्टैक्ट हैं। ये हैंडल है, इस हैंडल के द्वारा इन कॉन्टैक्ट्स को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर ये NC नॉर्मली क्लोज्ड बटन है। ओके, और इस हैंडल के द्वारा ही यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कम वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, और जैसे ही मोटर अपनी स्पीड प्राप्त कर लेती है सामान्य स्पीड, तो इसे हैंडल के द्वारा फुल सप्लाई वोल्टेज मोटर को दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस स्टार्टर का उपयोग 10 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 10 HP तक की। इसके बाद इसमें 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर 6, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 2 वे स्विच हैं जो कि हैंडल से कनेक्टेड हैं, और ये थर्मल ओवरलोड रिले है। ओवरलोड की कंडीशन में थर्मल ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाता है, और इसके बाद NC पुश बटन के द्वारा मोटर को बंद कर दिया जाता है।
ठीक है। तो स्टार्टिंग में मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा कम वोल्टेज पर चलाया जाता है और जब मोटर अपनी 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो हैंडल के द्वारा मोटर को फुल सप्लाई वोल्टेज प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलती रहती है। जब भी ओवरलोड की कंडीशन बनती है तो वहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाता है और वाइंडिंग को सप्लाई से कट कर देता है। ठीक है। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करना, यानी अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन यानी असामान्य स्थिति बनती है तो वहाँ पर हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए निम्न विधियाँ हैं। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं। सेकेंड है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इन्हें हम डिटेल पे आगे पढ़ते हैं। अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर लें तो मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। अगला है पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, यानी मोटर में जो भी पोल हैं उनकी संख्या को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो स्पीड में भी कमी या ज़्यादा हो सकती है। अगला है रोटर रिहोस्टेट कंट्रोल, रोटर रिहोस्टेट यानी रोटर में रिहोस्टेट रेजिस्टेंस जोड़कर। फिर देखिए अगला है कैस्केड नियंत्रण। तो ये देखिए कैस्केड नियंत्रण में 2 मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण। तो यहाँ पर देखिए इस विधि में प्रत्येक स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तीनों प्रतिरोधों के मान में एक साथ तथा समान परिवर्तन करके मोटर की स्पीड को कुछ प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। इस तरह से हमारी जो भी वाइंडिंग है, जैसे मान लीजिए आर वाई पी, तो यहाँ पर क्या करते हैं एक एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है इनके सीरीज में, और स्टार्टिंग में क्या करते हैं यहाँ पर वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है। और प्रतिरोध क्योंकि V बराबर IR होता है, यानी अगर हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम प्रतिरोध का मान निकालें तो ये क्या हो जाता है V/I, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं इसका वोल्टेज कम कर सकते हैं। और जब सप्लाई वोल्टेज मोटर को कम प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, तो मोटर यानी कम कर देंगे तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन इस विधि में एक ड्रॉबैक भी होता है। क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है तो जो भी यहाँ पर हमारा पावर लॉस हुआ है उसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाता है। इस तरह से रेजिस्टेंस में ये पावर लॉस हो जाता है, तो ज़्यादा समय के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका एक सेकंड ऑप्शन भी इसमें है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V²। इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये प्रतिरोध ना हो करके, ठीक है, क्या कर दें टार्क में चेंज कर दें। टार्क यानी वोल्टेज को ना कुछ भी करें, सीरीज में ये प्रतिरोध ना लगाएं, बल्कि क्या कर दें स्टार्टिंग टार्क को कम या ज़्यादा कर दें, तो भी हमारी स्पीड क्या हो जाएगी कंट्रोल हो सकती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यदि हम टार्क और सप्लाई वोल्टेज का रिलेशन देखते हैं तो टार्क क्या है V² के समानुपाती होता है। ओके। और इस प्रकार से यहाँ पर हम स्पीड को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है टार्क को कंट्रोल करके। अगला देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब यहाँ पर हमें सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला पता है NS = 120 F/P। Fs क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यानी हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो NS और दोनों एक ही समानुपात में बढ़ेंगे। ओके। तो अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर दें
तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो स्पीड हमारी बढ़ सकती है। फिर यहाँ पर ये काम कैसे करेगा ये ऑप्शन देखिए, एफएस को बढ़ाने से एनएस का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, और घटाने से घट जाता है, परंतु सामान्य स्पीड की अपेक्षा उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी मोटर डिज़ाइन की गई है वह एक सामान्य स्पीड, मान लीजिए जैसे 1500 आरपीएम के लिए डिज़ाइन की गई है, तो इसे इस स्पीड से ज़्यादा पर नहीं चलाया जा सकता। केवल इस स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कम करके ही कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। अगर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारा पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पावर लॉस हो जाता है। इससे लॉसेस आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लॉसेस होंगे, तो पावर लॉस हो जाता है, इसीलिए इस स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, केवल घटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह का जो स्पीड कंट्रोल है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जलयानों में, ठीक है, इसका उपयोग केवल जलयानों में किया जाता है। जलयान यानी जहाँ पर शिप्स, समुद्र वगैरह में प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पर जो अल्टरनेटर होते हैं, अलग से अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है और उनमें फ्रीक्वेंसी का मान अलग रखा जाता है, ठीक है, और इस प्रकार इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति घटाई या बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, जो अल्टरनेटर बने हैं लगभग उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। इसके अलावा जो अलग से बनाए जाते हैं उनकी 50 हर्ट्ज़ से कम या ज़्यादा बनाया जा सकता होगा, लेकिन वो पर्सनल अल्टरनेटर सिर्फ वहाँ जलयानों के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला स्पीड कंट्रोल का टाइप्स है पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके। पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, अब देखिए सेम वही हमारा फॉर्मूला है, NS = 120F/P, यानी यहाँ पर अगर हम देखें NS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी इंडक्शन मोटर में की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल यानी पोल्स की संख्या के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम पोल्स की संख्या को कम कर दें तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम पोल्स की संख्या बढ़ा दें तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए वर्किंग कैसे है इसकी। तो इस विधि में सप्लाई फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यानी इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका मान चेंज होता है तो फिर यहाँ स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसके बाद पोल्स की संख्या को घटाया बढ़ाया जाता है। अब देखिए अगर पोल्स की संख्या घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले देखिए यदि हम P यानी पोल्स की संख्या 4 रख रहे हैं, ठीक है, और हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज़। अब देखिए स्पीड कैसे वेरी होगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 120/50 बटे पोल की संख्या 4। तो यहाँ पर हमने देखा NS = ये कितना आ जाएगा 1500 RPM, ठीक है। इसी तरह हम यदि पोल्स की संख्या 6 कर दें तो NS हमारा हो जाएगा 1000 RPM, ठीक है। फिर अगर हम P का मान 12 रख दें तो NS = 120 × 50/12, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 500 RPM। और यदि इसका मान हम 2 रखते हैं, P का मान 2 रखते हैं, तो NS = 120 × 50/2, ये हो जाएगा 3000 RPM। तो हमने यहाँ पर स्पीड का वेरिएशन देखा, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके देखिए कैसे कैसे स्पीड परिवर्तित हो रही है। पोल्स की संख्या और स्पीड, जब हमने 2 रखा तो स्पीड कितनी आ गई 3000 RPM में। पोल्स की संख्या 4 रखें तब यहाँ पर 1500, पोल्स की संख्या 6 रखें तब 1000
और पोल्स की संख्या हमने 12 रखा, तब स्पीड कितनी आ गई 500 RPM। इस तरह हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं पोल्स की संख्या को चेंज करके। ठीक है, इस तरह वेरिएशन होता है पोल्स की संख्या में और स्पीड में भी वेरिएशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मोटर की डिज़ाइन कैसे की जाती है। यहाँ पर जो भी मोटर है उसका स्टेटर बड़ा रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है ताकि पोल्स बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटर में ही ये पोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोल्स की संख्या को परिवर्तित करके स्पीड परिवर्तन किया जा सकता है। उपयोग देखिए, इस प्रकार की स्पीड कंट्रोल की विधि को लिफ्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं लिफ्ट में स्पीड कभी कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से क्या करते हैं, पोल्स की संख्या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है और इस विधि का उपयोग लिफ्ट में किया जाता है। अगला टाइप्स है स्पीड कंट्रोल का, चौथा रोटर रेहोस्टेट कंट्रोल। रोटर रेहोस्टेट कंट्रोल यानी नाम से पता है। ठीक है, सेम यही हमने अभी स्टार्टर भी पढ़ा है, रोटर रेहोस्टेट स्टार्टर। ठीक है, तो इस यहाँ पर इस विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रोटर रेहोस्टेट कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इस मोटर के रोटर में 3 प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं और जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो इन प्रतिरोधों को पूरी तरह से परिपथ से हटा दिया जाता है। यहाँ पर आप इसका सर्किट डायग्राम स्टार्टर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है अपना रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। सेम यहाँ पर रोटर में रेजिस्टेंस लगाकर इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंडक्शन मोटर का स्टेटर का कनेक्शन किया गया है और यहाँ पर ये रोटर की तीनों वाइंडिंग है। रोटर में 3 वाइंडिंग होती है और ये रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हैंडल रहता है, इस हैंडल के द्वारा स्टार्टिंग के समय इन तीनों प्रतिरोधों को सर्किट में जोड़ दिया जाता है और जब मोटर अपनी 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो इन्हें पूरी तरह से परिपथ से हटा दिया जाता है और मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड में काम करती रहती है। ठीक है, अगला है स्पीड कंट्रोल का टाइप्स, 5वां है कैस्केड नियंत्रण। कैस्केड नियंत्रण, तो इसमें पहले भी मैं बताया कि 2 मोटर का प्रयोग किया जाएगा। इसका आप सर्किट डायग्राम देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दी गई है। ये पहली मोटर है और ये दूसरी मोटर है। तो पहली मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी गई है और दूसरी मोटर का स्टेटर पहली मोटर के रोटर से जुड़ा हुआ है और दूसरी मोटर के रोटर से ये 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संरचना, इस विधि में 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यांत्रिक रूप से, यांत्रिक यानी शाफ्ट, ये देखिए पहली मोटर और दूसरी मोटर दोनों को शाफ्ट के थ्रू जोड़ा गया है, यानी यांत्रिक रूप से संयुक्त किया जाता है। पहली मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है और पहली मोटर का रोटर दूसरी मोटर के स्टेटर से कपल किया जाता है और इसी तरह दूसरी मोटर का रोटर 3 बाह्य प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है।
और यहाँ पर देखिए होता कैसे है, पोल्स की संख्या को अलग अलग रखा जाता है। दोनों ही मोटर में पोल्स की संख्या को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ये मोटर वन है, यहाँ पर पोल्स की संख्या मान लीजिए 4, फिर इधर मोटर 2 है और यहाँ पर मान लीजिए पोल्स की संख्या है 6 और इन दोनों के शाफ्ट को क्या करते हैं, कपल कर दिया जाता है। तो स्टेटर को रोटर से, रोटर को 3 फेस, यहाँ पर इस रोटर को 3 रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर पहली मोटर के स्टेटर में 3 फेस सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये कपलिंग कर दी जाती है और इसका ये डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मोटर 2-2 लगाना पड़ता है, इसलिए यह विधि क्या है, महंगी पड़ जाती है और इस विधि का उपयोग स्पीड को बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है लॉसेस ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में हानियाँ, कौन कौन सी क्षति बोल सकते हैं, नुकसान, कौन कौन सी क्षतियाँ होती हैं इंडक्शन मोटर में। तो देखिए इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो हमारा पार्ट्स कौन सा है इंडक्शन मोटर का, स्टेटर। और स्टेटर में क्या होता है, 3 फेस वाइंडिंग होती हैं। वाइंडिंग किसकी होती हैं, कॉपर की होती हैं। ठीक है, वाइंडिंग कॉपर की होती है और जो स्टेटर है हमारा, जो भी मटेरियल का जैसे बना रहता है, तो वहाँ पर मटेरियल के कारण लॉसेस होंगे और वाइंडिंग के कारण भी लॉसेस होते हैं। तो स्टेटर हमारा कास्ट आयरन का बना रहता है, तो वहाँ पर आयरन लॉसेस होंगे और वाइंडिंग कॉपर की बनी रहती है तो कॉपर लॉसेस होंगे। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं स्टेटर लॉसेस। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, रोटर। तो यहाँ पर जो भी रोटर में लॉसेस होंगे उसे नाम दे देंगे रोटर लॉसेस। और इसके अलावा हम देखते हैं बियरिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, तो बियरिंग्स में, क्योंकि बियरिंग्स में शाफ्ट हमारा रोटेट होता है, इसलिए फ्रिक्शन एवं विंडेज, यानी फ्रिक्शन मीन्स वायु एवं घर्षण क्षति। तो इस तरह से 3 लॉसेस हम देखेंगे, एक स्टेटर में, रोटर में, और इसके अलावा जो भी बियरिंग्स वगैरह होते हैं तो उनमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेटर लॉसेस। तो स्टेटर लॉसेस में देखिए हमने देखा कि स्टेटर का मटेरियल कौन सा है, कास्ट आयरन। तो आयरन के कारण स्टेटर में कौन सी हानि होती है, आयरन लॉस, आयरन लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल के कारण हो रहे हैं, प्लस हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा स्टेटर है, ये रोटर है, तो जब ये 3 फेज सप्लाई यहाँ पर दी जाती है तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यहाँ पर क्या होता है, एयर गैप होता है। तो 2 प्रकार के लॉसेस हो जाते हैं, हिस्टैरिसीस एवं एडी करंट। ठीक है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। एडी करंट यानी भावर धाराएं, जो भी धाराएं लीकेज करंट के कारण, ठीक है, भावर धाराएं ये प्रवाहित होने लगती हैं एयर गैप में, तो मटेरियल के कारण हो रही हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हिस्टैरिसीस तथा एडी करंट क्षतियाँ आती हैं। इनका मान नियत होता है, क्योंकि मटेरियल क्या होता है, फिक्स होता है, तो इनका मान फिक्स कर दिया जाता है और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती हैं। हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और फ्लक्स घनत्व, इन दोनों पर निर्भर करती हैं ये।
तो अगर ये दोनों का मान दिया है तो हम इसको फिर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए स्टेटर लॉसेस का दूसरा वाइंडिंग के कारण होता है। और वाइंडिंग किसकी बनी रहती है? कॉपर की बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा लॉसेस होता है? कॉपर लॉसेस होता है। तो यह लॉस स्टेटर वाइंडिंग्स के कारण होता है और इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि कॉपर लॉस का फार्मूला होता है PC = I² × R। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? वाइंडिंग में हो रहा है स्टेटर की, तो स्टेटर के लिए क्या लिख देंगे? S लिख देंगे, PCS, यानी कॉपर लॉस स्टेटर का। और ये किस में लिया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है वाट में, क्योंकि ये पावर लॉस हो रहा है हमारा प्रतिरोध के कारण, तो ये वाट में हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए PCS क्या है? स्टेटर कॉपर लॉस, और IS स्टेटर करंट, RS स्टेटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है और धारा की इकाई एम्पियर होती है, और ये आपका आ जाएगा वाट में। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटर के दोनों लॉसेस हो चुके हैं। अब देखिए अगला है हमारा रोटर लॉसेस। यानी रोटर में जो भी हानियाँ होती हैं, क्षतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी रोटर का जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो रोटर के मटेरियल के कारण हानि होगी और रोटर में वाइंडिंग के कारण भी हानि होती है। तो अब देखिए स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, तो इसे तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयरन लॉस की बात करें, रोटर में आयरन लॉस की बात करें, तो यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? FR का मान अधिकतर हमने क्या देखा? 2 हर्ट्ज, यानी 50 के कंपैरिजन में ये 2 हर्ट्ज क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसीलिए आयरन लॉसेस को यहाँ पर क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है रोटर फ्रीक्वेंसी में कॉपर लॉस, क्योंकि रोटर में भी वाइंडिंग होती है या तो चालक रखे जाते हैं, तो वाइंडिंग के कारण कॉपर लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पर PRC क्या है? रोटर कॉपर लॉस। फॉर्मूला तो वही है I² R, लेकिन इनका नाम अलग दे देंगे R, ताकि ये पता चले कि ये रोटर के लिए लॉसेस है। और ये भी आपका वाट में आ जाएगा। IR क्या है? रोटर करंट, और RR रोटर रेजिस्टेंस। इस तरह से हम स्टेटर और रोटर दोनों के लॉसेस को फाइंड कर लेते हैं। अगला देखिए तीसरा लॉसेस है एयर एंड फ्रिक्शन लॉसेस, यानी वायु एवं घर्षण क्षतियाँ। तो वायु और घर्षण क्षतियाँ मैंने बताया, जैसे बियरिंग है तो बियरिंग में घर्षण हानि होगी। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, वहाँ पर एयर गैप होता है। ठीक है, तो क्योंकि मोटर की फुल स्पीड पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए आपका रोटर का जो लॉसेस है उसको तो नेगलेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर देखिए बियरिंग के कारण जो भी है, तो रोटर के घूमने में वायु के अवरोध के कारण वायु छत तथा बियरिंग के घर्षण के कारण घर्षण क्षति होती है। तो बियरिंग का मैंने बताया, बियरिंग में घर्षण, और जो आपका ये स्टेटर और रोटर होता है, तो इस एयर गैप में जब ये रोटर घूमता है तो यहाँ पर कौन सा होता है? एयर लॉसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता, एफिशिएंसी पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 टेस्ट होते हैं,
ओपन सर्किट टेस्ट और ब्लॉक रूटर टेस्ट, ये दोनों भी कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।